ये है कंपाउंड आईएएस लर्निंग का डेली करंट अफेयर्स डीप डाइव और आज तारीख है 9 अप्रैल 2026। और आज के इस डीप डाइव में ना हम डिकोड करेंगे कि कैसे युद्ध और राजनीति के जो पुराने नियम हैं वो पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में जा चुके हैं। बिल्कुल, मैं आज के स्रोतों का एजेंडा बता देती हूँ। हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में 39 दिनों से चल रहे भारी तनाव और सीज फायर की। फिर हम भारत के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आए एक बहुत ही नए अपडेट पर बात करेंगे। और अंत में हम जन विश्वास 2.0 के जरिए भारत की इकोनॉमी में जो रेगुलेटरी बदलाव हो रहे हैं ना, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो अगर आज के पूरे सेशन का एक थीम देखा जाए ना, तो वो क्या होगा? देखिए, अगर आप इन सारी स्लाइड्स को ध्यान से देखें तो एक कॉमन बात नजर आती है, बदलते हुए नियम या चेंजिंग रूल्स ऑफ द गेम। चाहे वो युद्ध का मैदान हो या संसद। बिल्कुल, दुनिया अब पुरानी किताबों के हिसाब से नहीं चल रही है। कूटनीति हो या भारत में सत्ता की साझेदारी या फिर अर्थव्यवस्था चलाने का तरीका, हर जगह पुरानी चीजें टूट रही हैं। सही बात है। और ये जो बदलाव है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हवाई हमले शुरू किए थे, आज 39 दिनों बाद उसका डेटा बहुत हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी रणनीतिकार के होश उड़ाने के लिए काफी है ये डेटा। है ना? स्लाइड्स के हिसाब से अमेरिका की कोअर्सिव डिप्लोमेसी या जैसे हम जबरदस्ती की कूटनीति कहते हैं, उसका रोज का खर्च $900 मिलियन आ रहा है। $900 मिलियन, वो भी हर दिन। हाँ, हर दिन। और इसका कारण वही बेमेल गणित है जो मैंने शुरू में बताया था। अमेरिका ईरान के उन सस्ते शाहिद ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत 4 से 12 मिलियन डॉलर के बीच होती है। और ईरान का वो ड्रोन सिर्फ $50,000 का है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब अमेरिका को पता है कि उनका दिवाला निकल रहा है, तो वो रणनीति बदल क्यों नहीं रहे? देखिए, यहीं पर ना पारंपरिक सैन्य रणनीतियां फेल हो जाती हैं। इसे हम असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक एट्रिशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, ईरान सीधे तौर पर अमेरिका से नहीं लड़ रहा। ईरान ने 99 अलग-अलग लहरों में, मतलब वेव्स में, इन सस्ते ड्रोन्स को खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों की तरफ छोड़ा। उनका लक्ष्य कोई बड़ा सैन्य नुकसान करना नहीं था। एग्जैक्टली, उनका लक्ष्य था अमेरिका के खजाने और धैर्य को थकाना। आसमान में 12 मिलियन की मिसाइल से 50,000 का ड्रोन गिराना तकनीकी जीत है, लेकिन बैलेंस शीट पर यह बहुत बड़ी हार है। और अमेरिका के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है ना, वो इन ड्रोन्स को अपने ठिकानों पर गिरने थोड़ी ना दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्हें रोकने का एक ही सुरक्षित तरीका है, ये महंगे एयर डिफेंस सिस्टम। और ईरान की ये रणनीति सिर्फ आसमान तक नहीं है। हर्मुज जलडमरू मध्य, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी डेटा बहुत डरावना है। हाँ, वहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। बिल्कुल, और ईरान ने वहां एक चोक होल्ड लगा दिया है। कई लोग इसे आयातोला बूथ कह रहे हैं, जैसे कोई टोल प्लाजा हो। हाँ, ये टर्म काफी पॉपुलर हो रहा है। उन्होंने चुनिंदा जहाजों से वहां से सुरक्षित निकलने के लिए $2 मिलियन तक वसूलने शुरू कर दिए हैं। और इसका असर समझिए, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये वैश्विक महंगाई को हथियार बनाने की चाल है। मतलब जब 20% तेल की सप्लाई खतरे में पड़ेगी, तो ईंधन के दाम तो आसमान छुएंगे ही। बिल्कुल, ईरान जानता है कि पश्चिमी देश पहले ही महंगाई से परेशान है। जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़े, उन देशों में राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। और उनके सहयोगियों ने अमेरिका पर तनाव खत्म करने का दबाव डाला होगा। एग्जैक्टली। जब कोर्सिव डिप्लोमेसी की आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो बातचीत के टेबल पर आना ही पड़ता है। हाँ, तो यही वजह है कि 8 अप्रैल 2026 को जब डेडलाइन में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा कर दी। और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मध्यस्थता, जिसे इस्लामाबाद वार्ता कहा जा रहा है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब ये दोनों पक्ष इस्लामाबाद वार्ता की टेबल पर आए, तो उनकी मांगे क्या थीं? देखिए, अमेरिका की मांगे बहुत आक्रामक हैं। वो चाहते हैं कि ईरान अपने 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट कर दे। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना, इजराइल की रक्षा और हॉर्मुज को खोलना भी तो उनकी शर्तों में है। बिल्कुल, लेकिन ईरान का जो 10 पॉइंट प्लान है ना, उसे देखकर लगता है ईरान खुद को फ्रंट फुट पर मान रहा है। हाँ, मैंने भी स्लाइड्स में देखा। ईरान की मांग है कि उसे परमाणु संवर्धन या यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले। और वो चाहते हैं कि सारे अमेरिकी प्रतिबंध तुरंत हटें, अमेरिकी सैनिक वापस जाएं और लेबनान में इजराइल का युद्ध खत्म हो। ये तो बहुत ही उलझी हुई जियोपॉलिटिक्स है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि भारत के नजरिए से इसका क्या अर्थ है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये समझना होगा कि भारत के लिए गोल्डीलॉक्स एरा का अंत हो चुका है।
मतलब वो दौर जब कच्चा तेल $70-80 पर आराम से मिल रहा था। हाँ, अब तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार हैं। हम अपना 85% तेल आयात करते हैं तो रुपया गिरेगा ही। और इससे भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जो हमारी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INST, वो सब भी खतरे में है। तो भारत के पास समाधान क्या है? भारत को तुरंत विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR को बढ़ाना होगा और अपनी नौसेना का तेजी से आधुनिकीकरण करना होगा। लेकिन SPR बढ़ाना कोई रातों रात का काम तो है नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा। खैर, ईरान की मांगों में लेबनान का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है? लेबनान इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। स्रोतों के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में 100 से अधिक हवाई हमले किए हैं। हाँ, जिसमें 112 लोग मारे गए। लेकिन इसका कोई भौगोलिक कारण भी तो होगा। बिल्कुल। इजराइल का लक्ष्य है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लिटानी नदी के उत्तर की तरफ धकेलना। लिटानी नदी ही क्यों? क्योंकि ये इसराइल की सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। इजराइल इसे एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की मिसाइलें उन तक ना पहुंच सकें। अच्छा, तो इसी कार्रवाई को रोकने के लिए ईरान ने तेल के टैंकर रोके हैं। अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो लेबनान का भूगोल काफी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। वहां 3 मुख्य हिस्से हैं। लेबनान पर्वत जो अल्पसंख्यकों की शरणस्थली रहा है, एंटी लेबनान पर्वत जो सीरिया के साथ सीमा बनाता है और तटीय मैदान जहां बैरूत है। और यहाँ की डेमोग्राफी भी तो मिडिल ईस्ट में सबसे विविध है ना? हाँ, मैरोनाइट ईसाई, सुन्नी और शिया के बीच सत्ता बंटी हुई है और यहाँ यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थल भी हैं। जैसे बाइब्लोस का प्राचीन शहर और बालबेक के रोमन खंडार। एग्जैक्टली। तो जिस तरह लेबनान में डेमोग्राफी और सत्ता की साझेदारी एक जटिल मुद्दा है, भारत में भी तो सत्ता की साझेदारी का एक ऐतिहासिक रूप बदल रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रही हैं। हाँ, 126वें संशोधन अधिनियम को कैबिनेट ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये भारत में प्रतिनिधित्व को लेकर सबसे बड़ा बदलाव है। आर्टिकल 330A के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन मुझे एक डाउट है। पहले तो ये कहा गया था कि ये 2027 के बाद होने वाली जनगणना से जुड़ेगा, तो अब 2029 के लिए ये कैसे संभव हो रहा है? यही तो मास्टर स्ट्रोक है। देरी से बचने के लिए अब सीधे 2011 की जनगणना का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। ओह, और इसके आधार पर लोकसभा का विस्तार हो रहा है। हाँ, 543 सीटों से बढ़ाकर क्षमता 816 सीटें कर दी गई हैं। तो 816 का 33% मतलब ठीक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन होगा, मतलब जो मौजूदा SC और ST कैटेगरी है उसी के अंदर लागू होगा। इसके फायदे तो बहुत हैं। अभी केवल 15% महिलाएं हैं संसद में। इससे जेंडर इंक्लूसिव प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये CEDAW और SDG 5 के लैंगिक समानता के लक्ष्यों के भी अनुरूप हैं। लेकिन इसके नुकसान भी तो हैं। 2011 का डेटा इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमने पिछले 15 वर्षों के जनसंख्या बदलावों को इग्नोर कर दिया। हाँ, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच इस डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन पर विवाद हो सकता है। और वो प्रॉक्सी कैंडिडेट वाली समस्या भी तो है जो हम पंचायती राज में देखते हैं। सही कहा, जहाँ नियंत्रण असल में पति या पिता के पास होता है और रोटेशन की वजह से किसी भी महिला का अपना मजबूत आधार बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमने स्रोतों में एक बहुत बड़े गैप को भी तो नोटिस किया था। हाँ, वो OBC महिलाओं के लिए सब कोटा का ना होना। एग्जैक्टली, OBC महिलाओं के लिए कोई सब कोटा नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय वर्ग इस रिप्रेजेंटेशन से बाहर रह गया। ये आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरह पॉलिटी में हम समावेश की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हाँ, उसी तरह भारत की इकोनॉमी और गवर्नेंस में भी एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, सजा देने से लेकर भरोसा करने तक। आप जनविश्वास 2.0 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हम फियर ड्रिवन अडियरेंस यानी डर आधारित अनुपालन से ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस की ओर जा रहे हैं। मुझे याद है पहले तो छोटी सी तकनीकी गलती पर भी सीधे क्रिमिनल केस हो जाता था। हाँ, और इसी वजह से हमारी अदालतों में लगभग 5 करोड़, जी हाँ, 50 मिलियन केस पेंडिंग पड़े हैं। बाप रे, 5 करोड़ के सिर्फ लिपिकीय गलतियों के लिए? हाँ, इसीलिए तो 2023 में जन विश्वास 1.0 लाया गया था, जहां 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। और अब 2026 के जन विश्वास 2.0 में तो इसे बहुत बड़े स्तर पर स्केल अप कर दिया गया है। बिल्कुल,
23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियम शामिल हैं और प्रस्तावित 784 संशोधनों में से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें कुछ नए टूल्स भी तो पेश किए गए हैं ना? हाँ, जैसे श्रेणीबद्ध जुर्माना या ग्रेडेड पेनल्टीज। पहली बार की गलती के लिए सजा अलग होगी और बार-बार करने पर अलग। और वो इम्प्रूवमेंट नोटिसेस वाला कॉन्सेप्ट भी तो है। एग्जैक्टली। सीधे पेनल्टी लगाने के बजाय व्यवसायियों को अपनी व्यवस्था सुधारने का मौका मिलेगा। मतलब ये सिस्टम को अधिक व्यावहारिक और समय के अनुकूल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। देखिए, ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर फिलहाल जो स्थिति है ना, उसे समझने के लिए हमें 2005 के मनरेगा अधिनियम और हाल ही में लाए गए नए वीबी ग्राम जी एक्ट 2025 के बीच के टकराव को समझना होगा। वीबी ग्राम जी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। और देखिए, ये कोई सामान्य नीतिगत बदलाव नहीं है। मतलब ये भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा जाल का पूरा पुनर्गठन है। मैंने स्रोत सामग्री में जो आंकड़े देखे हैं यार, वे बहुत चिंताजनक हैं। मतलब देखिए, अप्रैल और मई का महीना ग्रामीण भारत के लिए सबसे नाजुक समय होता है। हाँ, प्री मानसून का समय। इसी वल्नरेबिलिटी विंडो में उन्हें काम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इस नए सिस्टम में ट्रांजिशन के नाम पर केंद्र ने वार्षिक श्रम बजट की मंजूरी को ही अटका दिया है। जो कि बहुत बड़ा ब्लॉक है। और आप कर्नाटक का आंकड़ा देखिए, 8 अप्रैल तक राज्य की 5,958 ग्राम पंचायतों में से 81% में शून्य व्यय मतलब जीरो एक्सपेंडिचर दर्ज किया गया है। 81%। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर। ये कोई छोटी मोटी देरी नहीं है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी का इंजन बीच रास्ते में बदलने की कोशिश कर रहे हो। क्या सिस्टम को आधुनिक बनाने की जल्दबाजी में जमीनी तंत्र को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है? इस स्थिति को हम लोक प्रशासन की भाषा में संस्थागत असंगति या इंस्टीट्यूशनल डिसोनेंस कहते हैं। देखिए, ये कोई जानबूझकर की गई साजिश नहीं है। अच्छा, नहीं, वही एक क्लासिक उदाहरण है कि जब आप एक स्थापित डिसेंट्रलाइज प्रणाली को पूरी तरह से केंद्रीकृत डिजिटल आर्किटेक्चर से बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? मतलब मिसमैच हो जाता है। बिल्कुल। मनरेगा का ढांचा ऐसा था जहां ग्राम पंचायतें मांग के आधार पर काम तय करती थीं। अब नए वीबी ग्राम जी के तहत नरेगा सॉफ्ट और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूर्ण डिजिटल इंटीग्रेशन और राजकोषीय दक्षता मतलब फिस्कल एफिशिएंसी का लक्ष्य रखा गया है। ओके। अब समस्या ये है कि केंद्र सरकार डिजिटल बजट मंजूरी पर जोर दे रही है, जबकि राज्य सरकारें और पंचायतें इस नई तकनीकी संरचना के लिए अभी तैयारी नहीं है। तालमेल की भारी कमी है। लेकिन बात सिर्फ सॉफ्टवेयर या फंड की मंजूरी की नहीं है ना। नोट्स में एक बहुत ही अजीब तथ्य का जिक्र है, फॉर्म 6 का गायब होना। हाँ, वो सबसे अहम पॉइंट है। मेरी समझ से ये वो फॉर्म था जिसके जरिए एक मजदूर पंचायत से आधिकारिक तौर पर काम की मांग करता था। अगर सिस्टम से वो फॉर्म ही हटा दिया गया है तो मजदूर कागज पर काम कैसे मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांग सकता। और अगर वो काम मांग ही नहीं पा रहा है तो सरकार के रिकॉर्ड में तो कोई बेरोजगारी दिखेगी नहीं। ये तो एक पूरी तरह से प्रशासनिक लकवा या प्रोसीजरल वैक्यूम पैदा कर रहा है। और यहीं पर ये एक प्रशासनिक विफलता से बढ़कर एक संवैधानिक संकट बन जाता है। देखिए, हमें याद रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत काम का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश है और अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करता है। 2005 के मनरेगा ने इसे एक कानूनी हक में बदल दिया था। जब आप वो फॉर्म 6 हटा देते हैं ना, तो आप दरअसल उस अधिकार के प्रयोग का माध्यम ही छीन रहे हैं। तो क्या कानून के तहत ऐसा करना वैध है? मतलब जब कोई नई नीति आती है तो क्या वो पुरानी नीति द्वारा दिए गए अधिकारों को कमजोर कर सकती है? देखिए, यहीं पर न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत आता है जिसे नॉन रिग्रेसिवनेस या गैर प्रतिगामिता का सिद्धांत कहते हैं। नॉन रिग्रेसिवनेस। हाँ, इसका मूल अर्थ ये है कि राज्य द्वारा उठाए गए नीतिगत कदम हमेशा प्रगतिशील होने चाहिए। मतलब जब कोई नई नीति लागू होती है तो वो नागरिकों को पिछली व्यवस्था के मुकाबले बदतर स्थिति में नहीं डाल सकती। ओह, समझ गया। मनरेगा के तहत ये वैधानिक गारंटी थी कि अगर काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य को बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा। साथ ही 33% महिला भागीदारी अनिवार्य थी। और अब वो सब खतरे में? बिल्कुल। एक सुचारू ट्रांजिशन योजना के बिना इस नई व्यवस्था को लागू करने से वो सारे कानूनी सुरक्षा कवच रातों रात धुंधले हो गए हैं। तो संक्षेप में
डिजिटल इंडिया और राजकोषीय दक्षता के एक बड़े विजन के चक्कर में हमने उस मजदूर को दो सिस्टम्स के बीच की खाई में धकेल दिया है। सही बात है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ नीतियां बदलना काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर उतारने का मैकेनिज्म भी एकदम निर्बाध होना चाहिए। लेकिन खैर, ये एक तार्किक सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, हम ग्रामीण मजदूरों को हमेशा इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। भारत की आधी से ज्यादा आबादी को अगर स्थायी आजीविका चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष रूप से एमएसएमई की ओर देखना ही होगा। बिल्कुल, जॉब क्रिएशन तो वहीं से होगा। लेकिन जब हम भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक विशिष्ट हिस्से जैसे खेल उपकरणों के निर्माण या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। यहां तस्वीर उतनी उलझी हुई दिखाई देती है। और ये विरोधाभास इसलिए भी बड़ा है ना, क्योंकि भारत में खेलों को लेकर जो जुनून है वो हमारे आर्थिक आउटपुट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एकदम सही। मतलब हम आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग चलाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल बाजार की बात आती है तो स्थिति चकरा देने वाली है। ग्लोबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केट लगभग $50 बिलियन का है। और इतनी बड़ी खेल प्रेमी आबादी वाला भारत इस बाजार का सिर्फ 0.5% हिस्सा रखता है, जो कि बहुत ही कम है। हाँ, अब बजट 2026-27 के खेलो भारत नीति 2025 के तहत सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन नोट्स बताते हैं कि हम अभी भी गोल्फ या वाटर स्पोर्ट्स जैसे लो प्रायोरिटी और साइकिलिंग, हॉकी जैसे बिल्ड टू विन की श्रेणियों में संघर्ष कर रहे हैं। सही कहा आपने। तो मेरा सवाल यह है कि जालंधर और मेरठ जैसे शहर जो भारत का 80% खेल उपकरण बनाते हैं, वो वैश्विक दौड़ में इतना पीछे क्यों रह गए? मतलब प्रतिस्पर्धी देशों ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे ऐतिहासिक और ढांचागत दोनों कारण हैं। अगर हम भारत के मेरठ और जालंधर क्लस्टर की तुलना पाकिस्तान के सियालकोट से करें ना, जो फुटबॉल निर्माण का वैश्विक केंद्र है, तो हमें ज्योग्राफिक फ्रैगमेंटेशन और टेक्निकल ठहराव समझ में आएगा। अच्छा, सियालकोट में ऐसा क्या अलग हुआ? 1990 के दशक के अंत में सियालकोट को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के दबाव और बाल श्रम के आरोपों के कारण अपनी उत्पादन प्रक्रिया को तेजी से आधुनिक और मशीनीकृत करना पड़ा था। उनके कारखानों ने भारी पूंजी निवेश आकर्षित किया। दूसरी ओर हमारे जो भारतीय एमएसएमई हैं, वो लेबर इंटेंसिव यानी अत्यधिक श्रम गहन प्रक्रियाओं में ही फंसे रहे। आज भी हमारे कई कारीगर हाथ से सिली हुई गेंदें बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कारीगरी है तो हम उसे अपस्केल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ मशीनों की कमी है या कुछ और बात है? मशीनें तो खरीदी जा सकती हैं। असली बाधा है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन, मतलब सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया और उसकी भारी लागत। इसे आप नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में समझ सकते हैं। नोट्स में यूरोपियन लैब टेस्टिंग का जिक्र है। हाँ, अगर जालंधर के किसी निर्माता को अपनी फुटबॉल यूरोपीय बाजार या किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बेचनी है, तो उसे फीफा या आईसीसी जैसे महासंघों के मानक पूरे करने होंगे। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? क्या वे सिर्फ सैंपल भेजते हैं और टेस्ट हो जाता है? काश ये इतना आसान होता। देखिए, यूरोपियन लैब्स सिर्फ अंतिम उत्पाद की जांच नहीं करती, वे पूरे कारखाने का ऑडिट करते हैं, सप्लाई चेन देखते हैं और सामग्रियों का रासायनिक विश्लेषण तक करते हैं। बाप रे! और पता है इस पूरी प्रक्रिया का खर्च कितना है? 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए प्रति SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट तक आता है। 1 मिनट, 50 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक SKU के लिए? बिल्कुल। और ये कोई एक बार का खर्च नहीं है, इसे नियमित रूप से रिन्यू करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, मेरिट का एक छोटा निर्माता जो शायद 10 अलग-अलग डिजाइन के उत्पाद बनाता है, क्या वो हर उत्पाद के लिए 50 लाख रुपए का परीक्षण शुल्क दे सकता है? ये तो असंभव है। ये तो किसी भी छोटे एमएसएमई को बाजार से बाहर खदेड़ने का एकदम अचूक तरीका है। हाँ, और इसी लागत के कारण हमारी उत्पाद ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे ब्रांड डेफिसिट पैदा होता है। क्रिकेट गियर को छोड़ दें तो दुनिया में भारत का कोई ऐसा मार्की ब्रांड नहीं है जिसे लोग पहचानते हों। हम सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए लो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रह गए हैं। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीति आयोग ने क्या रास्ते सुझाए हैं? नीति आयोग की सिफारिशें काफी व्यावहारिक हैं। सबसे पहले उन्होंने कच्चे माल जैसे उन्नत पॉलीमर्स और कार्बन कंपोजिट्स पर आयात शुल्क कम करने की बात कही है। ओके,
इसके साथ ही स्पोर्ट्स गुड्स को PLI स्कीम में शामिल करने की सिफारिश है। और वो जो सर्टिफिकेशन की समस्या है ना, हाँ, टेस्टिंग वाली। उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएं। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ नियम बदलने से नहीं होगा। हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ही बदलना होगा। स्रोत सामग्री में वियतनाम का केस स्टडी बहुत ही आकर्षक है। हाँ, वियतनाम का मॉडल बहुत दिलचस्प है। उन्होंने नाइकी के 25% कारखानों पर कब्जा कैसे कर लिया? मतलब उन्होंने कौन सा चीट कोड इस्तेमाल किया? वियतनाम ने जो किया उसे ग्लोबल एंकर ब्रांड मॉडल कहते हैं। उन्होंने छोटे छोटे घरेलू कारखानों को सब्सिडी देने की बजाय एक अलग ही रणनीति अपनाई। कैसी रणनीति? सबसे पहले उन्होंने बड़े ताइवानी और कोरियाई ठेकेदारों को भारी इंसेंटिव देकर वियतनाम में अपने एंकर कारखाने लगाने के लिए आकर्षित किया। एक बार जब बड़ी कंपनियां वहां आ गई ना, तो वियतनाम ने जानबूझकर उन कारखानों के इर्द गिर्द स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का एक क्लस्टर विकसित किया। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। बिल्कुल। और अंत में उन्होंने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए। ये एक शानदार टॉप डाउन रणनीति है। पहले बड़े खिलाड़ियों को बुलाओ, उनके साथ स्थानीय MSME को जोड़कर उनकी तकनीक बढ़ाओ और फिर फ्री ट्रेड के जरिए दुनिया को माल बेचो। भारत को भी मेरठ और जालंधर को इसी तरह हाईटेक ग्लोबल क्लस्टर में बदलना होगा। सही बात है। लेकिन देखिए, अगर हमें वियतनाम की तरह मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर ले जाना है, तो हमें एक बहुत ही बुनियादी चीज की विशाल मात्रा में आवश्यकता होगी, और वो है स्वच्छ ऊर्जा। बिल्कुल। बिना आबादित और स्वच्छ ऊर्जा के कोई भी देश इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं बन सकता। और शायद यही कारण है कि 6 अप्रैल 2026 की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है। हाँ, कलपक्कम वाली खबर। बिल्कुल। तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने फोर्स्ड क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, भारीनी के तहत। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसका इंतजार वैज्ञानिक समुदाय दशकों से कर रहा था। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा भारी है। ये कोई बटन दबाकर मशीन चालू करने जैसा तो नहीं है ना? मेरी समझ से ये वो सटीक क्षण होता है जब रिएक्टर के कोर के भीतर न्यूक्लियर फिजन की चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है। बिल्कुल सही। मतलब अब उसे बाहर से किसी न्यूट्रॉन स्रोत की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपनी ऊर्जा पैदा कर रहा है ना? आपने बिल्कुल सटीक तकनीकी परिभाषा दी है। ये वो अवस्था है जहां रिएक्टर एक स्थिर गति से ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। लेकिन कलपक्कम के इस PFBR की असली खासियत इसकी क्रिटिकलिटी में नहीं, बल्कि इसके काम करने के तरीके में है। अच्छा। हाँ, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा डिजाइन किए गए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मैंने उस 3 स्टेज साइकिल के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे हमेशा ये उलझन होती है कि हमें 3 चरणों की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब हम सीधे यूरेनियम से बिजली क्यों नहीं बना सकते जैसे बाकी दुनिया करती है? इसके पीछे भारत की जियोलॉजिकल लॉटरी का हाथ है। देखिए, हमारे पास यूरेनियम का भंडार बहुत कम है, लेकिन हमारे पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, वैश्विक भंडार का लगभग 25%। तो हम थोरियम इस्तेमाल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। भाभा का विजन इसी थोरियम का इस्तेमाल करके अनंत ऊर्जा पैदा करना था। लेकिन समस्या ये है कि थोरियम सीधा परमाणु ईंधन नहीं है, उसे फिसाइल सामग्री में बदलना पड़ता है। और यहीं पर वो जादू होता है जिसे ट्रांसम्यूटेशन मैजिक कहा गया है। बिल्कुल। मतलब ये तो ऐसा लगता है कि रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया ईंधन पैदा कर लेता है। ये तो किसी वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगता है। कि आप थोड़ा समझा सकती हैं कि इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर भौतिकी के स्तर पर आखिर चल क्या रहा है? इसे ऐसे समझिए, पहले चरण में हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत कम बिजली बनती है, सिर्फ 1% दक्षता होती है। लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 निकलता है। ओके, प्लूटोनियम निकल गया। अब आता है दूसरा चरण, यानी ये नया PFBR रिएक्टर। जो पारंपरिक रिएक्टर होते हैं ना, उनमें न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए पानी या ग्रेफाइट का मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर में कोई मॉडरेटर नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन्स पूरी रफ्तार से रिएक्टर के अंदर घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। ये अत्यधिक तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स रिएक्टर के कोर के चारों ओर रखे U-238 के एक आवरण, जिसे ब्लैंकेट कहते हैं, उससे टकराते हैं।
अच्छा। और इस तेज टकराव से U-238 का परमाणु ढांचा बदल जाता है और वो ताज़ा प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है। ओ, समझ गया। इसीलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा पैदा करने के साथ साथ अपने द्वारा खपत किए गए ईंधन से अधिक नया ईंधन ब्रीड कर रहा है। ये तो विज्ञान का एक बहुत ही शानदार अनुप्रयोग है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही अजीब चीज का जिक्र है। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जगह लिक्विड सोडियम कूलेंट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, लिक्विड सोडियम तो हवा और पानी के संपर्क में आते ही भयंकर आग पकड़ लेता है ना, तो क्या ये इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत खतरनाक नहीं है? ये बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आवश्यक भी है, क्योंकि इस रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स बहुत तेज हैं, तो कोर का तापमान पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। अगर हम पानी का उपयोग करते तो पानी भाप में बदल जाता। उस भाप को तरल बनाए रखने के लिए रिएक्टर के अंदर अत्यधिक प्रेशर बनाना पड़ता, जो एक तेज रिएक्टर में और भी खतरनाक हो सकता है। तो सोडियम का क्या फायदा है? लिक्विड सोडियम की खूबी यह है कि वो बहुत उच्च तापमान पर भी तरल रहता है और बेहतरीन तरीके से गर्मी सोखता है, वो भी बिना किसी दबाव के, यानी जीरो प्रेशराइजेशन। ये इंजीनियरिंग की एक मास्टर क्लास है। कमाल है। तो ये नया प्लूटोनियम जो बन रहा है वो अंततः तीसरे चरण में जाएगा, जहां उसका इस्तेमाल थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए किया जाएगा, और तब भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। बिल्कुल, यही अंतिम लक्ष्य है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत के 2035 के जलवायु लक्ष्यों के लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जलवायु लक्ष्यों की रीढ़ साबित हो सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प लिया है कि हम अपनी ऊर्जा क्षमता का 60% गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेंगे। आज की तारीख में परमाणु ऊर्जा भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण का मुश्किल से 3% है, लगभग 8.78 गीगावाट्स। जब AERB इस रिएक्टर को वाणिज्यिक संचालन के लिए मंजूरी दे देगा, तो ये न केवल हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि हमारे उद्योगों को वो स्थिर बेस लोड पावर भी देगा, जिसकी बात हम अभी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में कर रहे थे। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इन सब बातों का कुल निष्कर्ष क्या है? हमने नीतियां, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तीनों मोर्चों पर काफी जानकारी देखी है। जो श्रोता विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किन बिंदुओं को अपने रडार पर रखना चाहिए? एनालिस्ट फाइनल टेकअवेज क्या हैं? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से स्रोत सामग्री में कई छोटे लेकिन अहम मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, आरोग्य वन, लेड प्रदूषण के पैमाने। और मुझे 2 मुद्दे बहुत दिलचस्प लगते हैं जो वैश्विक और घरेलू शासन को दर्शाते हैं। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अर्जेंटीना की वापसी। ओह हाँ, अर्जेंटीना का WHO से बाहर निकलना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक घटना है। क्या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? बिल्कुल, इसे हम ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस पर बढ़ता अविश्वास कह सकते हैं। महामारी के बाद से कई देशों में भावना आ गई है कि WHO जैसी संस्थाएं उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये तो भविष्य की महामारियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, एकीकृत प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा मुद्दा है FSSAI द्वारा जारी किए गए नए कॉर्नस्टार्च दिशा निर्देश। अच्छा, ये जो FSSAI के नियम हैं, सतह पर ये महज एक खाद्य नियम लगते हैं, लेकिन क्या इसका संबंध डेयरी उद्योग में मिलावट से है? एकदम सही पकड़े आप। कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल अक्सर दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए मिलावट के रूप में किया जाता है। FSSAI के नए पैमाने विशेष रूप से इस स्टार्च के रासायनिक अंशों को पकड़ने के लिए कड़े किए गए हैं। ये माइक्रो गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। और अगर हम मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात करें, मेंस के लिए GS2 में मनरेगा से VB ग्राम जी में जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक परफेक्ट केस स्टडी है। प्रशासनिक चुनौतियां और कल्याणकारी नीतियों में निरंतरता पर सवाल बन सकता है। इसके अलावा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की संरचनात्मक बाधाएं भी रडार पर होनी चाहिए। और GS3 के लिए? GS3 के लिए हमारा स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला हिस्सा बहुत सटीक बैठता है। MSME के पिछड़ने के कारण और वियतनाम का ग्लोबल एंकर मॉडल। बेहतरीन। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समेटते हैं। आज के इस सत्र में हमने भारत की विकास यात्रा के 3 अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए पहलुओं की पड़ताल की। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक फॉर्म के गायब होने जैसी प्रशासनिक चूक
बड़े नीतिगत बदलावों के दौरान ग्रामीण मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर सकती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमने समझा कि एमएसएमई को स्केल करने के लिए सिर्फ कारीगरी काफ़ी नहीं है, हमें सर्टिफिकेशन और विदेशी निवेश की ज़रूरत है। और अंत में हमने देखा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए कलपक्कम का नया रिएक्टर कैसे एक तकनीकी छलांग लगा रहा है।